Hello everyone, welcome to class 2 of psychology, chapter 2, methods of inquiry in psychology. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to the Nyaya Shiksha Trust for inviting me back for this second session. It is truly a privilege to be here again. For those of you joining today, my name is Fozia Safi and I am a counseling psychologist and the founder of Psyche Pulse. I am deeply inspired by the work of the Nyaya Shiksha Trust does, especially your commitment to bridging gaps in education and social justice. The way you are empowering the communities and fostering awareness at the grassroots level is truly commendable. Having had the pleasure of interacting with you is our session. I am very much looking forward to continuing our journey. Now let's start our class 2. Let me share my screen first. Is the screen is visible to all of you? ओके। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ टॉपिक्स इससे पहले क्लास में कवर कर लिए थे। आई थिंक टिल ऑब्जर्वेशनल मेथड। We covered these topics. You can visit the class 1. We will put the link in the description box. You can watch from there. Let's start with experimental method. अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। जब भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपका एक वर्ड हमेशा याद रखना जरूरी है, एंड दैट इज कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल मेथड में। अब इसको समझते हैं कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है। इन वर्ड्स को सिंपल भाषा में अगर समझे तो इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि आग लगती है तो धुआं उठता है। यहाँ आग का लगना कॉज है और धुआं उठना इफेक्ट है। साइकोलॉजी में भी हम इसी तरह दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप चेक करते हैं, जैसे क्या स्टडी टाइम बढ़ाने से मार्क्स सच में बढ़ते हैं, या गोर सिनेमा लाइक जो वायलेंट मूवीज होती है देखने से इंसान की हैप्पीनेस कम होती है। तो एक चीज याद रखना, रिमेंबर वन थिंग, एन ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ इज नॉट अ वेरिएबल। जैसे एक पेन अपने आप में वेरिएबल नहीं होता है, लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कोई एक ब्लू पेन है, तो ब्लू पेन बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। ब्लू पेन में डार्क ब्लू पेन हो सकता है, लाइट ब्लू पेन हो सकता है, थोड़ा डार्क चलने वाला हो सकता है। तो वो जो अलग अलग पेन है वो एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, बट अपने आप में वो वेरिएबल नहीं होगा। जैसे एक इंसान है, वो खुद में एक वेरिएबल नहीं होगा, लेकिन उसके जैसे हम उस पर स्टडी करेंगे अलग अलग उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। वेरिएबल वर्ड अपने आंसर में जरूर लिखना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको तीन तरह के वेरिएबल शो हो रहे हैं। रिसर्चर क्या करता है? आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं, रिसर्चर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट या ऑल्टर करता है, उसको चेंज करता है या मैनिपुलेट करता है। इसमें दो मेन टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम जानते हैं व्हाट इज independent variable. It is the variable that is manipulated or altered by the researcher. Simple words में जिसमें researcher छेड़खानी करता है, बेसिक लैंग्वेज में ही बोलेंगे। इसके नाम पे मत जाना, ये इसका अपोजिट है कि जिसमें रिसर्चर छेड़खानी करता है, कुछ चेंजेस करता है। बट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज, it is the variable on which the effect of the manipulation is observed or measured. Simple words में
इंडिपेंडेंट वेरिएबल की छेड़खानी का असर जिस पर दिखता है वो डिपेंडेंट होता है। तो ये नाम पे मत जाना, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। नाम इंडिपेंडेंट है पर इसको रिसर्चर ही कंट्रोल या चेंज करता है। अब आपकी बारी है, अब आप मुझे बताएंगे, एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे बताना कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है एंड कौन सा इंडिपेंडेंट है। स्टडी टाइम और मार्क्स की बात करें तो इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, ये आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। इन दोनों वेरिएबल से अलग एक और वेरिएबल होता है जिसको हम अपनी रिसर्च में ऐड नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारी रिसर्च खराब कर सकते हैं, एंड दैट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी रिसर्च को स्पॉइल कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो मैं स्टडी कर रही हूँ, स्टडी टाइम का मार्क्स पे क्या असर पड़ता है। मैंने 10 बच्चों को 1 घंटा पढ़ाया है और 10 को 4 घंटे, पर जिन 10 बच्चों को मैंने 4 घंटे पढ़ाया उनमें से 3 की तबीयत खराब हो गई, वो बीमार हो गए हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। अब अगर उनके मार्क्स कम आए तो क्या उनका उसका रीजन उनका कम पढ़ना होगा या उनकी तबीयत खराब होना होगा ना। तो यहाँ पे तबीयत खराब होना इज एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, तो इसको हम कंक्लूड नहीं करते। इसकी वजह से हमारी जो रिसर्च है वो स्पॉइल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ हेल्थ जो है कि तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, वो हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट ये 3 तरह के होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। फर्स्ट इज ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स, जो ये पार्टिसिपेंट्स के पर्सनल फीचर्स होते हैं जैसे उनकी इंटेलिजेंस, एंजाइटी लेवल या हेल्थ। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, ये बाहर की कंडीशंस होती है जैसे रूम का टेम्परेचर, बाहर की आवाज, नॉइज, लाइटनिंग। अगर दोनों ग्रुप्स को अलग अलग एनवायरनमेंट मिलेगा तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। एक होते हैं सीक्वेंशियल वेरिएबल्स, जो इसी का पार्ट है। जब हम एक ही पार्टिसिपेंट या ग्रुप को बार बार टास्क देते हैं तो ऑर्डर या सीक्वेंस की वजह से रिजल्ट पर असर पड़ सकता है, इसी को हम सीक्वेंशियल वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुडे experimental group and control group. Is the screen visible? Okay. Wait, let me share the screen. Is the screen visible to you all? Yes, ma'am. Okay. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल मेथड के। जब हम रिसर्च करते हैं तो पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में रखा जाता है, उनको बांटा जाता है 2 ग्रुप में। फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, सेकंड इज कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ये वो ग्रुप है जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन प्रेजेंट होती है, यहाँ हम अपना एक्सपेरिमेंट अप्लाई नहीं करते हैं। बट द कंट्रोल ग्रुप, इसमें कंपैरिजन ग्रुप भी कहते हैं, इसको कंपैरिजन ग्रुप भी कहते हैं। इन्हें बाकी सब कंडीशंस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जैसे ही मिलते हैं, बस फर्क ये है कि यहाँ मैनिपुलेटिव वेरिएबल एब्सेंट होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जैसे ट्रीटमेंट या मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है, बट कंट्रोल ग्रुप में नहीं मिलता है, वहां पर एब्सेंट होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मेन काम ये ऑब्जर्व करना कि ट्रीटमेंट का इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या असर पड़ रहा है। बेसिकली इसका पर्पस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है। बट कंट्रोल ग्रुप, इन्हें कोई ट्रीटमेंट या मैनिपुलेशन नहीं दी जाती है, ये एक बेसलाइन की तरह यूज होते हैं ताकि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ कंपेयर कर सके।
ये कंफर्म करता है कि जो भी चेंज आया है वो ट्रीटमेंट की वजह से ही ट्रीटमेंट की वजह से है, किसी और फैक्टर की वजह से नहीं है। ये काम कंट्रोल ग्रुप का होता है। शॉर्ट में अगर हम समझते हैं तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का इफेक्ट दिखता है और कंट्रोल ग्रुप ये कंफर्म करता है कि इफेक्ट सच में उसी ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज लेबोरेटरी वर्सेस फील्ड एक्सपेरिमेंट। हाँ, yes, we will study laboratory and field experiment। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेटिंग का मीनिंग यहाँ पे क्या है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एक कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल सेटिंग जैसे लैब है, तो ये वहां पर होता है एक्सपेरिमेंट्स। बट फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एक नेचुरल और रियल लाइफ सेटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल की बात करें, जब लैब एक्सपेरिमेंट्स में वेरिएबल्स और कंडीशंस पर हाई कंट्रोल होता है, लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में कंट्रोल काफी कम रहता है। वैलिडिटी, लैब एक्सपेरिमेंट्स में इंटरनल वैलिडिटी हाई होती है, जैसे रिजल्ट्स ज्यादा रिलायबल होते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होती है, मतलब रिजल्ट्स रियल लाइफ में ज्यादा जनरलाइजेबल होते हैं। रियलिज्म, जब लैब एक्सपेरिमेंट्स कम रियलिस्टिक होते हैं और शायद रियल लाइफ सिचुएशंस को रिप्रेजेंट ना करें, ये पॉसिबल है। इसका जो उल्टा होता है वो फील्ड एक्सपेरिमेंट ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल रियल लाइफ सेटिंग में किया जा रहा है। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। अगर हम लैब रूम में नॉइज का मेमोरी पर असर स्टडी करें तो क्या वो लैब एक्सपेरिमेंट है? अगर वही स्टडी एक बिजी मार्केट में की जाए तो वो फील्ड एक्सपेरिमेंट है। अगर हम किसी लैब में किसी नॉइस का मेमोरी पे क्या इफेक्ट है वो स्टडी करते हैं तो वो लैब में। बट अगर हम बाहर मार्केट में जाके कोई स्टडी कर रहे हैं, दैट इज फील्ड एक्सपेरिमेंट। सिंपल। नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब व्हाई एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी यूजफुल। एक्सपेरिमेंट क्यों जरूरी है? एक्सपेरिमेंट इसलिए जो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इनमें वेरिएबल्स पर हाई कंट्रोल होता है। रिजल्ट्स को रेप्लिकेट दोबारा जो चेक किया जा सकता है, इस एक्सपेरिमेंट्स में हम रिजल्ट को दोबारा चेक कर सकते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। और एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये टॉपिक हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसके लिमिटेशंस भी हैं कुछ। देखो, नुकसान फायदे हर चीज के होते हैं, तो इसमें भी होते हैं। आर्टिफिशियल सेटिंग्स बिहेवियर को इफेक्ट कर सकती है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स पर एथिकल रेस्ट्रिक्शंस होती है। जब पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है तो वो लोग अलग तरह से बिहेव कर सकते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट को ये डिटरमाइन करने में मदद करते हैं कि क्या एक वेरिएबल में चेंजेस डायरेक्टली दूसरे वेरिएबल में चेंजेस का कारण बनते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। आप एक बार ये की पॉइंट्स पढ़ सकते हैं फॉर योर एग्जाम। नाउ वी विल डिस्कस अनदर important topic, and that is correlational research. Yes, correlational research, यह मेथड हमें बताता है कि क्या दो चीजें आपस में जुड़ी हैं, लेकिन यह नहीं बताता कि एक चीज दूसरी का कारण है, कॉज है। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव? जब दोनों चीजें साथ में बढ़े या घटे। जब कोई भी दो चीज साथ में इंक्रीज हो रही है और साथ में ही डिक्रीज हो रही है। जैसे जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, दैट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट इज नेगेटिव, जब एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है। अगर एक चीज जो हमारी है वो इंक्रीज हो रही है तो दूसरी घट रही है, या एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। जैसे जितना ज्यादा टीवी देखोगे पढ़ने का टाइम उतना कम हो जाए, तो नेगेटिव इफेक्ट है। नेक्स्ट इज जीरो कोरिलेशन, कोई कनेक्शन ही नहीं है, जीरो। जैसे हाइट और इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं, है ना।
ये याद रखना, कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। एग्जाम्पल, जैसे गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री और डूबने की घटनाएं दोनों बढ़ती हैं, तो आइसक्रीम खाने से कोई डूबता है? नहीं, तो ये जीरो कोरिलेशनल। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ सर्वे रिसर्च, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा इकट्ठा कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, या डेटा इकट्ठा करने का तरीका क्या है, दैट इज सर्वे रिसर्च। फर्स्ट टॉपिक इज पर्सनल इंटरव्यूज। आमने सामने बैठकर जब हम इंटरव्यू लेते हैं, दैट इज पर्सनल, वन ऑन वन इंटरव्यू जब हम लेते हैं, यह स्ट्रक्चर्ड, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। ओपन टॉक हो सकती है इसमें, या कुछ सवालात होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जो पहले से तय किए गए हों, तो वो पर्सनल इंटरव्यूज में आते हैं। क्वेश्चनेयर्स आर क्वेश्चंस की पहले से बनी लिस्ट। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, तो लोगों तक हम अपने क्वेश्चनर ऑनलाइन ऑफलाइन पहुंचाते हैं, तो वो हमारे क्वेश्चनर्स होते हैं। हम उसमें डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा क्वेश्चनर लिया है, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ आसानी से शेयर किया जा सके, दैट इज क्वेश्चनर। हम उनको प्रिंट आउट में भी शेयर कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी हम उनको शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज टेलीफोन सर्वेज। टेलीफोन सर्वेज क्या होता है? बहुत तेज और सस्ता तरीका होता है ये, वेरी फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। लेकिन इसमें लोग कभी कभी जल्दी में होते हैं और जवाब अच्छे से नहीं देते हैं। ये वही चीज है कि हम ऑनलाइन किसी को अगर क्वेश्चनर भेज रहे हैं, तो क्वेश्चंस में भी हमारे बहुत ज्यादा हैं, सामने वाले के पास वो इतना टाइम नहीं दे पाता है, तो वो जल्दी जल्दी उल्टे सीधे क्वेश्चंस पे भी टिक कर सकता है, तो यहाँ पे हमारी रिसर्च गड़बड़ भी हो सकती है। अब प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यू कैन go through these points। हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये ऐसे टूल्स होते हैं जो किसी इंसान की इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी या इंटरेस्ट को मापने के लिए यूज होते हैं, नापने के लिए कि हम what is psychological testing? Psychological testing involves the use of standardized tools and procedures to measure psychological characteristics such as intelligence, aptitude, personality, interest and emotions। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है, आपको ये याद रखना चाहिए। ड्यूरिंग एग्जाम्स आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब है टेस्ट का स्कोरिंग और रिजल्ट किसी के पर्सनल ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करता, सबके लिए एक जैसा होता है। पर्सनली उस पर डिपेंड नहीं करना है, सबके लिए ये जो टेस्ट है ये सबके लिए सेम है, कोई चेंजेस नहीं है एक दूसरे की, एक के साथ ऐसा है दूसरे के साथ वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी इज, अगर टेस्ट को बार बार लिया जाए तो रिजल्ट जो भी आएगा वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अगर आप एक टेस्ट को बार बार कंडक्ट कर रहे हैं, किसी एक इंसान पे कर रहे हैं, तो वो सेम ही आना चाहिए, वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, दैट इज रिलायबिलिटी। नेक्स्ट, वैलिडिटी। टेस्ट वही चीज मापे जो जो उसे मापना है। जैसे अगर इंटेलिजेंस का टेस्ट है तो बुद्धिमत्ता ही नापे, वो पर्सनालिटी का नहीं होगा। अगर पर्सनालिटी का टेस्ट है तो वो इंटेलिजेंस का नहीं होगा, वो पर्सनालिटी ही नापेगा। नॉर्म्स मीनिंग किसी एक इंसान को के स्कोर को समझने के लिए उसके स्कोर को एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है, दैट इज नॉर्म्स। स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्ट लेने का तरीका और स्कोर करने का तरीका सभी के लिए एक जैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए। सबके लिए जो हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम हर इंडिविजुअल के साथ अलग तरीका अपना रहे हैं, नहीं, सबके साथ एक जैसा ही प्रोसीजर हम रखेंगे, यूनिफॉर्म रहेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट अभी हमने देखा। इंटेलिजेंस टेस्ट, मेजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग। एप्टीट्यूड टेस्ट, assess on an individual's potential to learn or perform specific tasks. Personality test, evaluate personality traits, attitudes and behavioral patterns. Interest interventories, identify individuals
प्रीफरेंसेस, इंटरेस्ट एंड करियर इंक्लिनेशंस। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस। आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज केस स्टडी मेथड। व्हाट इज केस स्टडी? जब हमें किसी एक इंसान, ग्रुप या किसी इवेंट के बारे में बहुत इन डेप्थ जानना होता है तो हमें उसे केस स्टडी कहते हैं। हम तब केस स्टडी मेथड का यूज करते हैं। जैसे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। इट फोकसेस ऑन ये बहुत छोटे ग्रुप पर फोकस करता है। ये किसी एक केस या बहुत छोटे ग्रुप पर ही फोकस करता है। केस स्टडी ये बहुत ही रिच और डिटेल्ड जानकारी देता है। इस जब हम किसी छोटे ग्रुप को, एक ग्रुप हमने ले लिया, उसको ले लिया, उस पे हम स्टडी कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है। मल्टीपल सोर्सेज, इसमें हम जानकारी के लिए इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन या पुराने रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्स sorry, I mute myself. Okay. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आप इसको एक बार पढ़ लेना। अब हम अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, हाउ वी एनालाइज डेटा। अब हम डेटा एनालाइज कैसे करते हैं? हमें डेटा एनालाइज करने के दो मेथड होते हैं। वन इज क्वांटिटेटिव मेथड, नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव मेथड। दोनों का जान लेते हैं। पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। ये मेथड मुख्य दो रूप या दो नंबर पे आधारित होता है। जैसे ये क्वांटिटेटिव मेथड में क्या होता है कि ये मेथड ह्यूमन बिहेवियर्स, आंसर्स और मेंटल ट्रेट्स को नंबर्स और रैंक्स में कन्वर्ट कर देता है। इसमें रिसर्चर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोरिलेशनल मेथड, डिविएशन मेथड, एवरेजेस, तो कंपेयर करने के लिए ग्रुप्स, प्रूव थ्योरीज एंड फाइंड पैटर्न्स। बट क्वांटिटेटिव मेथड का सबसे जो मेन एम होता है वो ये होता है कि यह अलग अलग ग्रुप्स को कंपेयर करना और उनको उनके जो थ्योरीज हैं उनको साबित करने के लिए उनका पैटर्न्स ढूंढते हैं, मतलब उनका पैटर्न्स ढूंढना होता है। बट क्वालिटेटिव मेथड में हम क्या करते हैं, यह उन चीजों पर फोकस करता है जिन्हें आसानी से नंबर्स में नहीं बदला जा सकता। इसमें इंसान की बातों और अनुभव की गहराइयों को समझना होता है। कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती है उसको समझते हैं हम, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की। बट क्वालिटेटिव में हम ह्यूमन बिहेवियर को नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें क्वालिटेटिव में रिसर्चर्स क्या कलेक्ट करते हैं, वो उनके पर्सनल डायरीज, ऑडियोज, ब्लॉग्स, वर्ड्स, ये कलेक्शन होता है। इसके थ्रू हम डेटा एनालाइज करते हैं। दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वालिटेटिव का एग्जाम्पल, अगर हमें यह जानना है कि एक क्लास में 50 बच्चों में से कितने बच्चे अटेंशन की समस्या से, मतलब कितने बच्चों को अटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उन्हें टेस्ट देकर स्कोर देंगे और उस स्कोर के आधार पर डेटा एनालाइज करेंगे। बट क्वालिटेटिव मेथड में अगर हमें यह समझना है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो हम उससे खुलकर बात करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उसके जो वर्ड्स होगी उसकी गहराई को समझेंगे। दैट इज क्वालिटेटिव मेथड। सिंपल है, याद रखने का तरीका यह है कि क्वालिटेटिव मेथड जो है वो, क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो क्वांटिटी यानी नंबर्स, सब कुछ मापा जा सकता है नंबर्स के थ्रू। बट क्वालिटेटिव मेथड में हम क्वालिटीज
ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के थ्रू डेटा एनालाइज करते हैं. नेक्स्ट, लिमिटेशंस एंड एथिक्स. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब लिमिटेशंस हम इसका पढ़ेंगे. नो ट्रू जीरो पॉइंट. जैसे फिजिकल ट्रेड्स के उलट या साइकोलॉजिकल ट्रेड्स का कोई जीरो नहीं होता है. किसी की इंटेलिजेंसी या मेमोरी जीरो होती है? नहीं. नो ट्रू जीरो पॉइंट, ये याद रखने की बात है. अब नेक्स्ट इज रिलेटिव नेचर ऑफ टूल्स. टेस्ट जिस कल्चर में बने हैं उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं. जैसे शहर के लिए बना टेस्ट गांव के लोगों के लिए सही नहीं रहेगा. उनके लिए अलग होगा और उनके लिए अलग होगा. कि रूरल एरियाज के लिए अलग होगा और अर्बन एरियाज के लिए अलग होगा. इन्फॉर्म्ड कंसेंट. नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी. राइट टू विड्रॉ एंड debriefing. Next is challenges in psychological research. साइकोलॉजिकल रिसर्च में कुछ चुनौतियां आती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है. जैसे जो हमें यह समझने में मदद करती है कि इंसान का व्यवहार और दिमाग को पढ़ना कितना कॉम्प्लेक्स है. इसे ऐसे समझो कि जैसे रिसर्चर बायसेस. तो कभी कभी रिसर्च करने वाला अपनी ही पसंद या सोच के अनुसार वो अपने नतीजों पर पहुंच जाता है. तो रिसर्चर बायस नहीं होना चाहिए कि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या जो भी उसकी पसंद है वो उसके अकॉर्डिंग डेटा डाल रहा है. नहीं, भले ही सच्चाई कुछ और हो, बट उसके अकॉर्डिंग जो उसको सही लग रहा है उसने वो रिसर्च में डाल दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर कोई सिर्फ वही सबूत ढूंढे जो उसकी बात को सही साबित करता है तो यह गलत हो जाएगा. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट बायसेस. पार्टिसिपेंट बायसेस कब हो सकता है? जब लोगों को ये पता चलता है ना कि हम उन पे स्टडी करने वाले हैं, तो वो हो सकता है वो अपना बिहेवियर ही बदल लें, बिहेवियर चेंज कर लें. हम उन पे रिसर्च करें तो वो कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करें, असल में वो ऐसे ना हो, उल्टा कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारी रिसर्च खराब हो सकती है. यहाँ पर हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है. कल्चरल बायसेस. जो टेस्ट या तरीके एक देश या संस्कृति के लोगों के लिए बने हैं वे जरूरी नहीं कि दूसरी जगह भी सही काम करें. हर कल्चर और हर रहन सहन अलग होता है. कि कल्चर बायसेस में कि अब हम ट्राइबल के ऊपर अगर कोई रिसर्च करेंगे तो नॉर्मल हम ऐसे लोगों पे नहीं, सब पे नहीं कर सकते. तो सबके लिए जो टेस्ट हैं वो अलग अलग बने. कल्चरल बायसेस भी आ सकता है कि एक नॉर्मल लेते हैं कि अगर हम किसी न्यूज पे रिसर्च कर रहे हैं तो जरूरी मुस्लिम कम्युनिटी पर भी वो रिसर्च पॉसिबल है, क्योंकि कल्चरली दोनों डिफरेंट है. नेक्स्ट इज मेजरमेंट डिफिकल्टीज. जैसे इमोशंस, इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी को स्कूल पर मापना बहुत मुश्किल होता है. हर इंसान अपनी खुशी या चिंता अलग तरीके से जाहिर करता है, तो उसे एक जैसा मापना मुमकिन नहीं है ना. तो यहाँ पे हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग रिसर्च. आई होप आई क्लियर ऑल द टॉपिक्स. अगर कोई भी सजेशन है या कोई भी आपको इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी चीज का आपको टॉपिक समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. To conclude, I would like to thank the entire team at the Nyaya Shiksha Trust once again for their dedication. The vision you are working toward is paving the way of a more empowered and informed generation. Thank you so much. And once again, मैं कहना चाहूंगी कि हम जो पहली क्लास का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. आप वहां से अपने बाकी के जो टॉपिक्स हैं जो जिन्होंने आज ज्वाइन किया था वो वहां से अपना क्लियर कर सकते हैं. Any query, anything you can ask, then we will leave.
हेलो। हेलो।